नमस्कार, आप देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। मिर्जापुर के जिलाधिकारी दिव्य मित्तल ने विंध्याचल प्रशासनिक भवन में बैठक कर विंध्य कॉरिडोर कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। कार्यदायी संस्था से कहा कि परिक्रमा पथ, प्लाज्मा हवन कुंड, काली खो, अष्टभुजा मंदिरों, पक्का घाट, न्यू वीआईपी, पुरानी वीआईपी, कोतवाली मार्गों के निर्माण कार्य के साथ ही उक्त चारों मार्गों के भवनों में फसाड लगाने का काम एक साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार मजदूरों की संख्या बढ़ाते हुए कार्य में तेजी लाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के आगे ही बैठक में मौजूद नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह को दैनिक रूप से कॉरिडोर कार्य का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा लगातार दूसरे तीसरे चरण के कार्यों के लिए कार्य योजना मांगी जा रही और हम सभी तक प्रथम चरण का कार्य भी दिखाने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच के लिए सहमत हो गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की ओर से संचालित शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। जस्टिस बी.आई. गवई और जस्टिस बी.वी. नगरत्ना की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले महायान थेरवाद वज्रयानंद बौद्ध धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट की अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि केवल अल्पसंख्यक की ओर से चलाए जाने वाले मात्र संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। राज्य के गणता ट्रस्ट ने 2001 में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। बाद में ट्रस्ट के सदस्यों ने 2015 में बौद्ध धर्म अपना लिया और संस्थान का प्रशासन भी देखते रहे। यूपी सरकार ने संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता देने से मना कर दिया था। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मॉडल पर गुजरात सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 27 साल से गुजरात की सत्ता में रहते हुए सरकारी स्कूल को ठीक किया और इस रफ्तार से भी बीजेपी को गुजरात के सभी 80,800 सरकारी स्कूल को ठीक कराने में 15,000 साल का समय लग जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि गुजरात के लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मात्र 5 साल में दिल्ली सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार के स्कूलों की स्थिति पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के स्कूल और वहां पढ़ने वाले बच्चों के दिए जाने वाले का ध्यान 10% हिस्सा वे दिल्ली सरकार के स्कूलों पर दे देते हैं, तो आज अधिकतर स्कूल प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य के बिना नहीं चल रहे होते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर तंज करने के बाद उन्होंने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पति कैसा भी हो, एक समय के बाद पत्नियां डांटना छोड़ देती है, लेकिन बाप डांटना नहीं छोड़ता। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पति शराब कबाबी हो या निकम्मा, एक समय के बाद पत्नियां डांटना छोड़ देती है, बाप नहीं छोड़ता। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, एलजी साहब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। पिछले 6 महीने में एलजी साहब ने मुझे जितना लव लेटर लिखे उतनी पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने भी मुझे नहीं लिखे होंगे। दिल्ली में विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल विनय सक्सेना में ठनी हुई है। इससे पहले दिल्ली सरकार के विभिन्न नेताओं और मंत्रियों ने एलजी पर कई आरोप लगाए थे। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने सियासी तपिश को अभी भी बढ़ाने का काम किया है। रैलियां, रोड शो और सभाओं के आयोजन से सूबे में माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे प्रमुख सियासी हस्तियों के दौरे से चुनावी तैयार साफ महसूस होने जा रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा हावी रहेगा। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किसानों के मुद्दों को उठा रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करने में जुटी हुई है कि किसानों को राज्य और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजना का पूरा लाभ मिल सके। इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से दिलचस्प मुकाबले के आसार है। अरविंद केजरीवाल अपनी सभाओं में दिल्ली मॉडल का हवाला दे रही
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भाजपा पर हमला करते हुए कहा था कि गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली के विचारों को पसंद किया। गुजरात में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो रैलियां और सभाओं पर जोर देना शुरू कर दिया। गुजरात के हर जिले में बीजेपी एक एक केंद्रीय मंत्री या किसी मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगा रहे। बाप रे, इतना डर! ये डर आम आदमी पार्टी का नहीं, ये डर गुजरात के लोगों का है जो बीजेपी से बहुत नाराज थे और अब तेजी से आपका दामन थाम रहे हैं। केजरीवाल ने दिया बयान। दरअसल इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पार्टियों ने इसके लिए पूरी रणनीति बना ली है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की रणनीति पर नजर रखे हुए और बीजेपी के तमाम वायदे को देख रही है। इसी बीच सीएम अरविंद केजरीवाल को सूचना मिली कि बीजेपी गुजरात में चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सिक्किम के गंगटोक पहुंचे। यहाँ सैकड़ों लोग सड़क किनारे उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद गंगटोक के राजभवन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन भी किया। नए कार्यक्रम के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने गंगटोक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार ने लगभग 65,000 सक्रिय PACAC स्थापित करने का निर्णय लिया। लेकिन सहकारिता के माध्यम से देश के किसानों, शिल्पकारों, मछुआरों, आदिवासी को सशक्त करने का काम हो, इसके लिए सहकारिता मंत्रालय की विवेचना की जानी चाहिए। शाह ने कहा, आजादी के 75 साल में पूर्वोत्तर को केवल एक पर्यटन स्थल माना जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूर्वोत्तर का वास्तविक विकास शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के विश्वस्त JP नड्डा की अध्यक्षता में ही भाजपा अगला यानी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। नड्डा का वर्तमान काल अगले वर्ष 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। उससे पहले संसदीय बोर्ड उनका कार्यकाल बढ़ाने का फैसले पर मुहर लगा देगी। भाजपा में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। ये लगातार 2 बार हो चुका है। वर्तमान स्थिति में लगातार चुनाव होने वाले हैं। गुजरात और खुद नड्डा के गृह राज्य हिमाचल में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल मार्च-अप्रैल में कर्नाटक के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। इस लिहाज से पार्टी नेतृत्व का ये मन बन चुका है कि फिलहाल अध्यक्ष का चुनाव टालकर नड्डा के कार्यकाल को लगभग 1.5 साल का विस्तार दिया जाए, ताकि पार्टी बिना भटकाव के लोकसभा चुनाव तक रणनीति को जमीन पर उतार सके। कार्यकाल विस्तार का फैसला संसदीय बोर्ड के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। उधर चुनाव की पूरी प्रक्रिया होते ही जिसे राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अंतिम मंजूरी दी जाती है, वैसे भी नड्डा को कोविड संक्रमण काल में के वक्त जिस तरह पार्टी के अंदर संवाद स्थापित करने का प्रचार प्रसार किया, उसका असर साफ दिखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा, श्री रामलला के मंदिर का काम 50% तक कंप्लीट हो चुका है, बाकी का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने स्वामी सोमेंद्र शर्मा की चंद्रपोशी कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आचार्य धर्मेंद्र का गौरक्षपीठ के साथ 3 पीढ़ियों तक गहरा संबंध रहा। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा रामचंद्र वीर जी और स्वामी आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज के योगदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर निर्माण के संबंध में बताया कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने खुद इस साल जून माह में गर्भगृह की आधारशिला रखी थी, तब से लेकर अब तक लगभग पूरा काम हो चुका है। उत्तर प्रदेश में सड़कों में गड्ढों की शिकायत को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक देश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने बृहस्पतिवार को अपने आवास पर इंडियन रोड कांग्रेस के 80वें अधिवेशन में तैयारियों की समीक्षा के दौरान अफसरों को जल्द से जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। योगी ने कहा कि गांव हो या शहर, अच्छी सड़क प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। बेहतर कनेक्टिविटी किसी भी प्रदेश की प्रगति का बड़ा माध्यम हो सकती है। बीते 5 वर्ष में सरकार ने इस दिशा में फोकस किया, लेकिन समय समय पर इनकी मरम्मत होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सड़क निर्माण गुणवत्ता के समय पर जांच कराने, निर्माण में लापरवाही अथवा मदमोहक सड़क के मामलों में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय किए जाए। उन्होंने सड़क में निजी
निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर सड़क निर्माण की योजना बनाने के लिए निर्देश दिए। इसी वर्ष 1 दिसंबर को भारत पर G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व आ जाएगा और 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। G20 विश्व के विकसित और विकासशील देशों का समूह। आज लगभग पूरा विश्व बढ़ती कीमतों और खाद्य पदार्थों की कमी को जूझ रहा। नई प्रौद्योगिकी के आगाज से जहां हमारा जीवन सुविधापूर्ण हो रहा है, वहीं सरकारों के समक्ष चुनौतियां भी आ रही। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब 7 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में चल रहे युद्ध पर चर्चा की। पीएम मोदी ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि किसी भी शांति प्रयासों में योगदान करने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून में सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का महत्व भी दोहराया। यूक्रेन राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इस बात को जोर दिया कि भारत यूक्रेन सहित परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का महत्व देता है। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि परमाणु सुविधाओं के खतरे में सार्वजनिक व्यवस्थाओं और पर्यावरण के लिए दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। शिवाजी पार्क में एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम के पोते की नजर जल्द ही पार्षद के पद पर होती है। अपने बेटे पर की गई टिप्पणियों पर गुरुवार को श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक खुला पत्र लिखकर कड़ी निंदा की। ठाकरे ने शिवाजी पार्क में अपने 45 मिनट के भाषण के दौरान कहा कि दादा एकनाथ शिंदे एक मुख्यमंत्री, पिता श्रीकांत शिंदे सांसद और पोता जल्द ही पार्षद के पद पर होगी। विजय पर श्रीकांत पत्र में लिखा कि मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके भाषण में 1.5 साल के बच्चे को घसीटना आपके उत्साही हिंदू धर्म के अनुरूप है। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि उद्धव जी मेरे पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मैं एक सांसद हूँ, लेकिन दिन के अंत में हम मांस और खून वाले इंसान हैं और भावनाएं भी हैं। आपकी टिप्पणी से मेरा परिवार हैरान है। बच्चे की माँ और दादी भी आपके भाषण से बहुत आहत हुई है। साथ ही उनकी आंखों से आंसू तक आ गए। सभ्य और संवेदनशील व्यक्ति ऐसा कह सकता है, कह सकता है क्या? मुंबई में दशहरा रैली से शुरू हुई शिवसेना की दोनों गुटों के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। अब शिवसेना के शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवेला ने आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली में सीएम एकनाथ शिंदे को कटप्पा बताते हुए कहा था कि जब अस्पताल में भर्ती थे तब उन्होंने जिन्हें शासन की जिम्मेदारी दी थी उन्हीं लोगों ने उनसे गद्दारी की। लोकसभा सदस्य राहुल शेवाले ने कहा कि जब तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती थे तब आदित्य ठाकरे स्विट्जरलैंड के पब में मजे ले रहे थे और विदेशों में घूम रहे थे। उनकी विदेश यात्रा उद्योग से संबंधित थी। उनके साथ एक महिला सांसद भी थी। ठाकरे ने राज्य के पर्यावरण मंत्री की हैसियत से 22 मई 2022 को दावोस यात्रा की थी और वहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र की गैलरी का उद्घाटन किया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने वीरवार को कहा कि मैं सीएम एकनाथ शिंदे को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने साबित कर दिया कि वे असली शिवसेना कौन है। उनकी रैली में राज्य भर के लोग आए जिसने स्थापित किया कि असली शिवसेना सीएम शिंदे की शिवसेना है। प्रेस के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुंबई में दशहरा रैली भारी भीड़ को दिखाया असली शिवसेना के नेतृत्व कौन करता है। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि मैं उद्धव ठाकरे के भाषण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। शिमगा पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। होली के त्योहार से पहले महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शिमगा उत्सव में अलावा जलाना शामिल है, लेकिन उत्सव के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में गाली गलौज या अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने वालों से भी प्रथा थी।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई के बीकेसी मैदान में शिवसेना के अपने गुटों की रैली को संबोधित किया। इस दौरान मुंबई के लाइफलाइन कहे जाने वाले वेस्टर्न रेलवे लोकल ट्रेनों में बुधवार को ट्रेन के अंदर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की राजनीतिक रैली लाइव प्रशासन किया, जिसमें विवाद खड़ा हुआ। वेस्टर्न रेलवे के प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा कि कुछ सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से ये बात सामने आई है कि कुछ राजनीतिक दलों की एक रैली को लोकल ट्रेनों में सीधा प्रशासन किया गया था। हालांकि स्पष्ट किया जाता है कि पश्चिम रेलवे ने कोई अनुमति नहीं दी। उन्होंने आगे कहा कि अनुबंध समझौते में साफ तौर पर लिखा है कि राजनीतिक प्रक्रिया की किसी भी विज्ञापन या सामग्री प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया। पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि इस साल में लाइसेंस ठेकेदारों के स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रथम दृष्टया ये सूची किया जाता है कि 10 से 15 मिनट के लिए लोकल ट्रेनों के अंदर एलईडी पैनल पर लाइव राजनीति रैली प्रदर्शित की गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तेजी से अभियान चला रहे हैं। वे अब तक केरल, तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों दौरा करके कार्यकर्ताओं से अपना समर्थन मांग चुके हैं। शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के दौर से बाहर होने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि मैं अभी भी मैदान में हूं और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों और लोगों से समर्थन मिल रहा है। चुनाव प्रचार अभियान के तहत थरूर चेन्नई में है। इस दौरान उन्होंने गुरुवार को अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि मेरा उद्देश्य पार्टी को फिर से खड़ा करना, इसे फिर से सक्रिय करना, कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के साथ लोगों से संपर्क में रहना। थरूर ने आगे कहा कि हमें अपनी पार्टी के काम करने के तरीके में सुधार करने की जरूरत है। हमें युवाओं में पार्टी में लाने और उन्हें वास्तविक अधिकार देने की जरूरत, साथ ही हमें मेहनती और लंबे समय तक सेवा करने वाले कार्यकर्ता को अधिक सम्मान देना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। पार्टी के दो बड़े नेता शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी मैदान में आमने सामने। दोनों ही कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया। शशि थरूर ने तमिलनाडु में प्रचार प्रसार का अभियान में हिस्सा लिया। वह शनिवार को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में गुजरात कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय का दौरा भी किया। तमिलनाडु पहुंचने पर शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि यहां पार्टी सहयोगियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में लोग गौतम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा रहे। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को विजयदशमी के दिन करोल बाग में रानी झांसी रोड स्थित अंबेडकर भवन में राजेंद्र पाल गौतम की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ। इसमें लोगों ने बौद्ध धर्म को दीक्षा तो ली, लेकिन इस बात की भी शपथ नहीं कि वे हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे और न ही उन्हें ईश्वर मानेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम पाल भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी नेता कुलजीत सिंह चहल ने वीडियो जारी कर दावा किया कि राजेंद्र गौतम पाल ने हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करने की शपथ दिलवाई और धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल से जवाब मांगा। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजेंद्र पाल गौतम ने पाप किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कम लागत और अधिक उत्पादन का एकमात्र मंत्र प्राकृतिक खेती ही हो सकती है। प्राकृतिक खेती के जरिए ही किसानों को समृद्धि मिल सकती है। इसके लिए प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब तक प्रदेश में 1,25,000 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं और 1.10 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती की गई है वहां पर कम वर्षा के बावजूद फसल अच्छी हुई है। लोकसभा चुनाव में पूर्व बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने में सपा जुट गई। बुधवार को अर्दली बाजार स्थित कार्यालय में बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता कर रहे निवर्तमान महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि देश बचाओ देश बनाओ के तहत 8 से 10 अक्टूबर तक महानगर में पद यात्रा निकाली जाएगी। उधर विजयदशमी
वाले दिन बदरोही से चलकर औरई के रास्ते पदयात्रा बनारस की बिगड़ा पहुंची, जिसका स्वागत निवर्तमान जिला अध्यक्ष ने किया। पदयात्रा बसपा की एक लाइन में पहुंची तो यहाँ पर यात्रा की बहिष्कार करने की बात हुई। राजधानी दिल्ली में गुरुवार से प्रदूषण के खिलाफ धूल विरोधी अभियान शुरू हो गई। ये अभियान 6 नवंबर तक चला जाएगा। इस दौरान निर्माण साइटों पर निर्माण संबंधी 14 धूल विरोधी नियमों को लागू करने की जरूरत बताई गई। नियमों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की दिशा निर्देश के तहत 10,000 से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अभियान के तहत गठित 586 टीमों ने 12 संबंधित विभागों की टीम शामिल है, जिसमें डीपीसीसी के 33 टीम, राजस्व विभाग के 165 टीम, एमसीडी के 300 टीम, जीएसआईडीसी के 20 टीम और दिल्ली जल बोर्ड के 14 टीम, दिल्ली विकास प्राधिकरण के 33 टीम, दिल्ली मेट्रो की 3 टीम, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की 6 टीम और दिल्ली के कंटोनमेंट बोर्ड की 4 टीम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 1 टीम शामिल है। मंत्री ने कहा कि ये टीम लगातार निर्माण साइट का दौरा कर सुरक्षित करेगी कि वहां निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में रेरा एक्ट लागू करने संबंधी जवाब 4 हफ्तों में मांगा, अन्यथा इन राज्यों के प्रधान सचिवों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि विगत 12 अगस्त को पिछले आदेश के बावजूद 2 सितंबर तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय का कोई जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम और ओडिशा ने अब तक सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया। सर्वोच्च अदालत के आदेश के अनुसार जिन राज्यों ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है, उन्हें ऐसा अब से 4 हफ्ते में करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन राज्यों के प्रधान सचिवों और शहरी विकास मंत्रालय को व्यक्तिगत तौर पर अगली सुनवाई होने पर अदालत में पेश रहना होगा, ताकि वह ये बता सके कि अदालत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों न करे। ट्विटर और एलन मस्क के बीच चल रहा विवाद अब थमने की कगार पर है। इस मामले में अमेरिकी डेलावेयर कोर्ट में चल रही कानून लड़ाई पर फिलहाल ब्रेक लग गई है। कोर्ट ने मस्क को 28 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ट्विटर के साथ अरब डॉलर के सौदे को पूरा करने का समय दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मस्क इस सौदे को पूरा नहीं करते हैं तो उसका मुकदमा फिर से शुरू होगा और दूसरा पक्ष नवंबर 2022 में मामले की सुनवाई के लिए फिर से तारीख हासिल कर सकता है, जिससे कि अधिग्रहण को पूरा करने के लिए लोन और अन्य कागजी कार्रवाई पूरी की जा सके। मस्क के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये सौदा 28 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। कंट्रोल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में गुरुवार को विश्व बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नेतृत्व के साथ बैठक की। अमेरिका में भारत के राजदूत टीएस संधू ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। अमेरिका में भारतीय राजदूत टीएस संधू ने एक ट्वीट में कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की विश्व बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नेतृत्व में उनकी शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्रों में जलवायु को लचीला बनाने की बुनियादी ढांचे और अवसरों पर बैठक में शामिल होने की खुशी है। इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के मंत्री स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता अमेरिका की ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रानहोम के साथ करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूएस इंडियन स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के मंत्री स्तरीय वार्ता शुक्रवार को अमेरिका में हुई। यह संवाद पुरी के नेतृत्व में 6-11 अक्टूबर को तक वॉशिंगटन डीसी और ह्यूस्टन की एक आधिकारिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडल में यात्रा की हिस्सा है। पाकिस्तान में आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिक को आगाह किया। यात्रा सलाह जारी करते हुए अमेरिका ने नागरिकों को पाकिस्तान और खासकर उसके अप्रशांत प्रांतों की यात्रा न करने की सलाह दी। अमेरिका
अमेरिका ने तृतीय स्तर का परामर्श जारी करते हुए कहा कि आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के कारण पाकिस्तान की यात्रा पर पुनर्विचार करे। कुछ इलाकों में खतरा बढ़ गया है। इस स्तर की यात्रा चेतावनी तब जारी की गई जब दीर्घकालिक या गंभीर स्थितियों के कारण यात्री और आगंतुक को जोखिम होता है और जब गैर जरूरी यात्रा से बचा जाना हो तो उसको जरूरी समझा जाता है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष की आशंका के कारण नियंत्रण रेखा और आसपास के क्षेत्रों में भी यात्रा करने की सलाह नहीं दी। विधानसभा के चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राष्ट्रीय नेताओं के गुजरात दौरे बढ़ गए हैं। हाल ही में 2 दिवसीय गुजरात दौरे के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर पधार रहे हैं और इस बार वे आगामी 10 और 11 अक्टूबर को सौराष्ट्र की मुलाकात करेंगे। 10 को जामगढ़ कार्यक्रम में मौजूद होंगे, साथ ही 11 को सुबह जमकोटरा की सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर को गुजरात के भारूच और उसके बाद जामनगर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ कार्यक्रम खत्म होते ही वे राजकोट के लिए रवाना होंगे, जहाँ राजकोट सर्किट हाउस पर रात को ठहरने के बाद दूसरे दिन कंडरोना के आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। पीएम मोदी 10 अक्टूबर को जामनगर में सोनी आयोजन लिंक 1 पैकेज 5 और लिंक 3 पैकेज 7 का लोकार्पण करेंगे। सैनी योजना के दूसरे चरण में लिंक के 1 पैकेज और 5 का लोकार्पण कुल 314.0 करोड़ के रुपए के खर्च से 66 किलोमीटर पाइपलाइन द्वारा लालपुर तालुका के पीपरतोड़ा गांव के पास निर्मित पंपिंग स्टेशन पर खंभालिया तालुका के सिद्धपुर गांव के पास फीडर पंपिंग स्टेशन 4 पंप द्वारा कुल 10 जलाशयों को पानी से भरा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सहायक सचिव कार्यक्रम 2022 के समापन दौरान 2020 बैच के आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब देश आजादी के 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तब उसी समय वे अलग अलग विभागों के प्रमुख और सचिव बन चुके होंगे। सभी जमीनी स्तर पर काम करें और आम लोगों की परेशानियों को समझकर उन्हें हल करें। उन्होंने कहा कि सभी को एक सफल अधिकारी के तौर पर आम लोगों से जुड़ा रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में एक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने में अधिकारियों की अहम भूमिका है। उन्होंने लोग लीक से हटकर चिंतन करने और अपने प्रयासों में समग्र दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह 2022 की नीलामी की तारीखों को आगे बढ़ा दिया। स्मृति चिन्हों की यह नीलामी अब तक 12 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए जानकारी। संस्कृति मंत्रालय के एक ट्वीट में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि यह उन कई विशेष उपहारों में से एक है जो मुझे वर्षों में मिले हैं। लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए स्मृति चिन्हों की नीलामी 12 तारीख तक बढ़ा दी गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों में अशुद्धियां और जेब खर्च में कमी का दावा करने वाली खबरों का खंडन करते हुए इसे भ्रामक और गलत बताया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस खबर को भ्रामक बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों में विशेष रूप से जेब खर्च में कमी के दावों में त्रुटियां का सुझाव देने वाली समाचार रिपोर्ट भ्रामक और गलत है। मंत्रालय ने आगे कहा कि 2018-19 के एनएच अनुमान में आउट ऑफ पैकेज खर्च में कमी दिखाई दी, जो नागरिक के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। मंत्रालय ने बताया कि ओपीडी के लिए सूचना का मुख्य स्रोत 2017-18 के एनएसओ डेटा पर आधारित था, जबकि पिछले अनुमान 2014 पर आधारित था। सरकार ने कहा कि 75वें दौर में सर्वेक्षण की तुलना सुनिश्चित करने और घरों के चयन के लिए एक ही नमूने के डिजाइन का उपयोग किया गया। भारत सरकार ने लोगों को आगाह किया कि वे विदेश में नौकरी स्वीकार करने से पहले बेहद सावधानी बरतें। बागची ने बताया कि फर्जी नौकरी के रैकेट का लाओस और कंबोडिया में भी पता चला कि बागची ने कहा कि बैंकिंग ने नोम्बे और बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास लोगों ने वहां से निकलने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की है। चीन के शिनजियांग प्रांत के उमईगर
मुस्लिमों की स्थिति पर भारत ने पहली बार कोई प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि शिनजियांग प्रांत के लोगों को मानवाधिकार की गारंटी मिलनी चाहिए और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। यूएनएचआरसी ने भारत समेत 11 देशों वोटिंग के दौरान अनुपस्थिति रहा था और प्रस्ताव के खारिज होने से अमेरिका और पश्चिमी देशों की काफी किरकिरी हुई। वोटिंग में भारत के अनुपस्थिति रहने के बारे में सवाल पूछने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने कहा कि उइगर स्वायत्त क्षेत्र में नागरिकों के मानवाधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए और इसकी गारंटी मिलनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हमेशा से मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है, लेकिन भारत का यह मानना है कि जिस तरह से इस मामले को लेकर किसी खास देश को निशाना बनाए जाने का प्रस्ताव नहीं पेश किया जाना चाहिए। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में 6 अक्टूबर को गैंग वॉर हुआ था। फायरिंग में मेयर मेंडोजा सहित 18 लोगों की मौत से ड्रग कार्टेल का खूनी चेहरा फिर सामने आया। लगभग 13 करोड़ की आबादी वाला मैक्सिको 40 साल से ड्रग कार्टेल के चंगुल में है। मैक्सिको में लगभग 150 से ज्यादा कार्टेल सालाना लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग तस्करी अमेरिका को करता है। कार्टेल यानी इन संगठित गिरोह के पास लगभग 75,000 मुर्गों की प्राइवेट आर्मी है। मैक्सिको गृह मंत्रालय के 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कार्टेल के पास AK-47 और M80 जैसे असॉल्ट राइफल जैसा जखीरा है। हर साल सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा ड्रग कार्टेल के कब्जे से 20,000 से ज्यादा असॉल्ट राइफल की बरामदगी की जा चुकी है। केरल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नेवी में 200 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। ड्रग्स एक ईरानी जहाज से मिला जो अफगानिस्तान से भारत लाई गई। इसका कुछ हिस्सा श्रीलंका में भी भेजना जाना था। डीडीजी संजय कुमार ने कहा कि इनकी पैकिंग वाटरप्रूफ थी। इस पैकेट को 7 लेयर में पैक किया गया था। ड्रग्स की सप्लाई पाकिस्तान की हादी सलीम नेटवर्क की तरफ से की गई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को मुंबई के गोदाम के करीब 120 करोड़ रुपए 16 किलो मेफेड्रॉन ड्रग्स जब्त की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अगले महीने G20 समिट के दौरान इस मंच पर होंगे। ये समिट इंडोनेशिया के बाली और 15 और 16 नवंबर को होगी। फरवरी में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये पहला मौका होगा जब दोनों देश राष्ट्र अध्यक्ष एक साथ और एक मंच पर होंगे। माना जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पहुंचेंगे। इसकी संभावना इसलिए भी है क्योंकि अगली G20 समिट 2023 में भारत में ही होनी है। हुसैन ने आगे कहा कि हम पुतिन और जेलेंस्की के लिए अलग अलग होटल्स का इंतजाम कर रहे हैं। हुसैन ने कहा कि इन दोनों देशों से हमारी करीबी रिश्ते हैं, लिहाजा हमने उन्हें समिट में शामिल होने का न्योता दिया। G20 समिट अगर कोई सबसे बड़ा एजेंडा है तो वो पीस यानी अमन शांति है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने चीन में उइगर मुस्लिम की स्थिति पर बहस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। गुरुवार को प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। उसमें काउंसिल के मेंबर्स भी 17 ने प्रस्ताव के पक्ष में, 19 ने विपक्ष की वोटिंग की। यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में उइगर मुस्लिमों की स्थिति पर बहस का प्रस्ताव ह्यूमन राइट्स कोर ग्रुप के शामिल कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका लाए थे। प्रस्ताव खारिज होने के बाद ह्यूमन राइट्स वॉच के डायरेक्टर सोफी रिचर्डसन ने कहा यह पहला मौका था जब यूएन की किसी टॉप बॉडी ने शिनजियांग में ह्यूमन राइट्स पर बात करने को प्रपोजल पर वोटिंग मंजूरी दी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2023 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने की वार्निंग जारी की। इससे वैश्विक मंदी आ सकती है। IMF चीफ चांसलर जॉर्जिया ने कहा कि 2026 तक वर्ल्ड इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के रिकॉर्ड डी ग्रोथ तक पहुंच जाएगा। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर
जॉर्जिया गुरुवार को जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी पहुंची थी। यहाँ उन्होंने इकोनॉमी सुधारने की बजाय बुरी तरह से बिगड़ते हुए नजर आ रही है। IMF चीफ ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी अगर इसी रेट से बढ़ी तो जल्द ही दुनिया को एक बड़ा फिर रिसेशन का सामना करना पड़ सकता है। अगले सप्ताह वॉशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग होगी। मीटिंग में दुनिया भर के देशों में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंकर्स पहुंचेंगे। वे रूस यूक्रेन युद्ध किस तरह आने वाले टाइम में वर्ल्ड इकोनॉमी पर गहरा असर छोड़ेगा जैसे इकोनॉमी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी पर कॉन्सेप्ट पेपर जारी किया। सेंट्रल बैंक ने कहा कि वह जल्द ही पायलट ₹रुपया लॉन्च करेंगे। सेंट्रल बैंक में स्टेटमेंट में कहा गया कि इस कॉन्सेप्ट नोट को जारी करने के पीछे का उद्देश्य CBDC के बारे में समान रूप से जागरूकता करना। सेंट्रल बैंक ने आगे कहा ये नोट भारत में CBDC जारी करने के उद्देश्य विकल्पों लाभों और जोखिमों की व्याख्या करता है। इसके बाद CBDC की शुरुआत के प्रति रिजर्व बैंक की दृष्टिकोण की व्याख्या करने का भी प्रस्ताव किया जाएगा। रिजर्व बैंक मोटे तौर पर CBDC को एक डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी लीगल टेंडर के रूप में परिभाषित करता है। ये सॉवरेन पेपर करेंसी के समान है लेकिन इसका एक अलग रूप है। दिवाली से पहले आम आदमी की महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने PNG के दामों में ₹3 की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। गैस की बढ़ी हुई दरें आज से लागू हुई। वहीं बात अगर दिल्ली की NCR क्षेत्रों की करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में PNG का दाम बढ़ गया है। मुजफ्फरपुर, शामली और मेरठ में भी दाम बढ़े। इससे पहले बुधवार को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा दिल्ली में PNG की कीमतों में 2 दशमलव के लगभग रुपए यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में पाइप बुकिंग गैसों की कीमत 5 के आसपास क्यूबिक मीटर हो गई। नासिक औरंगाबाद रूट पर देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। लंबी दूरी की एक निजी बस में भीषण आग लग गई जिसमें 11 लोगों की मौत हुई और कई लोग बुरी तरह से घायल हुए। CM एकनाथ शिंदे ने बताया कि वे लगातार जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और कॉर्पोरेशन की कमिश्नर से संपर्क बनाए हुए। एकनाथ शिंदे ने बताया कि हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज करवाया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को बड़े अस्पतालों में दाखिल करवाया गया। वह सिविल सर्जन से भी लगातार बात कर रहे हैं। इस समय उनकी प्राथमिकता यह है कि घायलों को जल्द से जल्द बेहतर इलाज हो सके। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि घायलों का इलाज सरकार की ओर से करवाया जाएगा। इसके साथ ही हादसे में जान गंवाने वाले हर शख्स के परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लंबी दूरी की इन बसों को लेकर जो भी नियम है उनको अमल में लाया जाएगा और संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित भी किया जाएगा। ये बस हादसा उस वक्त हुआ जब धुले में मुंबई जा रहा ट्रेलर बस से टकरा गया। 8 से 10 लोग मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायलों को फायर ब्रिगेड ने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित पुस्तक विमोचन के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने कहा वर्ण और जाति व्यवस्था अतीत की बात की जिसे भुला देना चाहिए। संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि वर्ण और जाति व्यवस्था की अवधारणा को भुला देना चाहिए। आज अगर कोई इस बारे में पूछता है तो समाज के हित में सोचने वाले सभी लोगों को बता देना चाहिए कि वर्ण और जाति व्यवस्था अतीत की बात है, इसे भुला देना चाहिए। इससे पहले बुधवार को RSS के भाईचारे के पक्ष में खड़े होने के संकल्प को दोहराते हुए भागवत ने कहा था कि अल्पसंख्यकों को संकट में डालना ना तो संघ का स्वभाव है और ना ही हिंदुओं का। साथ ही कहा विपक्षी दल खासकर कांग्रेस RSS पर समाज को बांटने की कोशिश करने और लोगों को आपस में लड़ाने का आरोप लगाती है। विजयदशमी के दिन आयोजित किए गए कार्यक्रम में पर्वतारोही संतोष यादव मुख्य अतिथि। इस मौके पर संघ प्रमुख ने आगे कहा कि अल्पसंख्यकों के बीच अफवाह फैलाई जाती है कि उन्हें हमसे और हिंदुओं से खतरा है। यदि में नहीं हुआ और ना ही भविष्य में होगा। ये ना तो संघ का स्वभाव है और ना ही हिंदुओं का।
संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि इस प्रकार की हिंदू समाज की आवश्यकता है, ना ही धमकाया जाए और ना ही धमकी दी जाए। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा और हमारी खुद की रक्षा उन सभी लोगों के कर्तव्य बन जाती है जो नफरत फैलाने वाले, अन्याय और अत्याचार करने वाले और समाज के प्रति उपद्रव और शत्रुता रखने वालों के खिलाफ है। साथ ही कहा, ना धमकाया जाए और ना ही धमकी में आया जाए। वर्तमान में इस प्रकार के हिंदू समाज की जरूरत है और यह किसी के खिलाफ है। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय असम के दौरे पर आज का दूसरा दिन है। आज बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया इन्होंने और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इसके बाद ये NI सेक भी गए, उसके कार्य प्रणाली की समीक्षा भी की। शाम में पूर्वोत्तर राज्यों में मुख्यमंत्री और DGP के साथ ड्रग्स को लेकर भी बैठक की। मेघालय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1943 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी NI सेक भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग और उत्तर पूर्वी परिषद के संयुक्त पहल की है। अमित शाह NI सेक के अध्यक्ष है। वे दौरे के तीसरे दिन रविवार की सुबह कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद NIC के पूर्ण सत्र में भी शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने वायुसेना कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को बधाई दी। आज इंडियन एयरफोर्स डे अपना 19वां वायुसेना दिवस मना रही है। खास बात यह है कि पहली बार किसी एयरबेस से बाहर चंडीगढ़ के सुप्रसिद्ध सुखनाले के आसमान में वायुसेना की ताकत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय वायुसेना दिवस समारोह में शामिल हुए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने चंडीगढ़ में परेड का निरीक्षण किया। ये परेड बेहद खास जगुआर, चिनूक, तेजस, राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान एयर शो में अपना पराक्रम दिखाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई देते हुए कहा कि भारत को अपने मेन एंड विमेन इन व्यू पर गर्व है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन में उन्होंने हिस्सा लिया और भारतीय वायुसेना समय समय पर अपनी क्षमताओं को साबित किया है। भारत के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। CBI ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन घोटाले में चार्जशीट दाखिल की। CBI ने चार्जशीट में लालू यादव और तत्कालीन GM को आरोपी बनाया। साथ ही लालू यादव के परिवार के अन्य सदस्यों को भी जांच के घेरे में रखा। CBI ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के अलावा उनकी बेटी नीसा भारती और 13 अन्य लोगों के खिलाफ आरोपी बनाया। रेलवे के कथित घोटाले में संबंधित CBI ने 23 सितंबर 2021 को प्रारंभिक जांच दर्ज की थी, जिसे 18 मई को प्राथमिकी में बदल दिया गया था। यह घोटाला 2004 से 2009 के बीच हुआ था। तब लालू प्रसाद यादव UPA सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ और नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन ली गई। एजेंसी के अनुसार उम्मीदवारों को कथित तौर पर रेलवे अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जल्दबाजी में आवेदन करने के 3 दिनों के भीतर समूह के पदों पर विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में जब व्यक्तियों ने स्वयं या परिवार के सदस्यों ने अपनी जमीन हस्तांतरित कर दी तो इन्हें नियमित किया गया। CBI ने आरोप लगाया कि राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियों के नाम पर जमीन ली गई थी। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि पटना में करीब 1.5 लाख वर्ग फुट की जमीन लालू प्रसाद यादव के सदस्यों से विक्रेताओं को नकद भुगतान का अधिकृत किया था। जमुई सांसद चिराग पासवान पटना पहुंचे। वो पटना आते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरस पड़े। चिराग पासवान ने नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक को लेकर कहा कि नीतीश सरकार अति पिछड़ा विरोधी नहीं, बिहार विरोधी है। पूरे बिहार की जनता के विरोध में निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री अभी अगर कोई इतिहास में हुआ हो तो वो नीतीश कुमार है। इनकी हर नीति, हर फैसला बिहार के जनता के विरोध में ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। इस
इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि अगर बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है तो मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार सिर्फ अति पिछड़ा विरोधी ही नहीं बल्कि दलित विरोधी में युवा विरोधी भी है। कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहारियों के हित में कौन सा ऐसा कार्य किया है। साथ ही कहा कि कौन से ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे बिहार का विकास हुआ हो या फिर बिहार बाकी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया हो। यह आंकड़ा नीति आयोग की है सरकार है जो ये दर्शाता है कि विकास के जितने मापदंड हर मापदंड में बिहार सबसे निचला पायदान पर है। अगले पायदान पर बिहार तब होता जब अपराध और लूट की बात होगी। आगे चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार युवा विरोधी है। मुख्यमंत्री ने 2005 में कहा था कि मेरा सपना बिहार से पलायन किए हुए जितने लोग बिहार वापस आ जाए। 2005 से आज तक जो मुख्यमंत्री 17 साल में अपने सपने को पूरा नहीं कर सके वह दूसरे के सपनों को क्या पूरा करेंगे। चिराग पासवान ने दिया बयान। बिहार में मंत्री पद ग्रहण करने के बाद लगातार विभाग और सरकार के खिलाफ बयान देकर सुर्खियों में बनकर रहने वाले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे चुके हैं। अब कुमार सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुनील कुमार मोदी ने सुधाकर सिंह के इस्तीफे को लेकर जगदानंद सिंह से अपील करते हुए कहा कि वे भी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे। सुशील कुमार मोदी ने ट्विटर पर वीडियो जारी कर कहा कि जगदानंद सिंह में अगर थोड़ा भी अभियान बचा है तो वे तुरंत ही राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा उनको देना चाहिए। साथ ही कहा कि जिस तरह से एक स्वाभिमानी व्यक्ति को अपमानित किया गया, बिना उनकी सहमति के उनके बेटे को बर्खास्त कर दिया गया, उनका इस्तीफा ले लिया गया। जगदानंद सिंह को खुद विचार करना चाहिए कि उन्हें क्या इस पद पर बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह का स्पष्ट मत था कि कृषि रोड मैप फेल कर दिया गया। उनका मानना था कि बर्बाद कानून को फिर से स्थापित किया जाए। साथ ही कहा कि जगदा बाबू आपके मत और नीतीश कुमार के मत में जमीन आसमान का फर्क है। क्या एक मायने में तलवार रह पाएगी। बीजेपी के फायरब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को छोड़कर किसी अन्य राज्य में 2024 में चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा जताई। उमा भारती मध्य प्रदेश की खुजाऊ और उत्तर प्रदेश की झांसी से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी है। उमा भारती ने भोपाल में अपने निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अभी वर्ष 2019 में मैंने ही कहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, पर अगला चुनाव में जरूर। उमा भारती ने आगे कहा कि आज मैं खुलासा कर देती हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुझे 1.5 साल पहले मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने ही इनकार कर दिया था। शिवराज जी, मैं जिस लोकसभा से लड़ना चाहती हूँ। भारती ने कहा तो अब मैं सोचती हूँ कि क्यों न किसी तीसरे राज्य में कहूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं कहीं से भी चुनाव जीत सकती हूँ। मैं तो पार्टी से कहूँगी कि अब की बार कोई तीसरा राज्य दिया जाए। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अक्सर ही अपनी सुर्खियों में बनी रहती है। बयान से लेकर असहज में डलवाने वाली उमा भारती ने भोपाल में प्रेस वार्ता करके सभी को चुकाया। उमा भारती ने 7 नवंबर से शराबबंदी की मांग को लेकर अभियान शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अगले साल 14 जनवरी यानी संक्रांति तक शराबबंदी अभियान चलेगा। उन्होंने अभियान के दौरान घर भी नहीं जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शराबबंदी मांग को लेकर शुरू किए गए अभियान में नदी किनारे पेड़ के नीचे शराब दुकान के सामने टेंट के चौपाल लगाऊंगी। उमा भारती ने आगे बताया कि शराबबंदी की मांग को लेकर अभियान चलाने का फैसला हाल ही में बंद किए गए कुछ आहते और दुकान का उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने मुझे सूचित किया था कि कुछ शराबों की दुकानों को बंद कर दिया गया है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और दुकानें अभी शराब के व्यापारियों को कोर्ट से स्टे लाने का पर्याप्त समय मिल गया। मैं हंसी का पात्र बनकर ठगी सी रह गई हूँ, इसलिए मुझे शराब के लिए अभियान शुरू करने का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने नियंत्रित शराब वितरण व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का कहना है कि अभियान से मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करने में लगे हुए सरकारी अमले सरगर्म रहेंगे।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उद्योग जगत से राज्यों में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसेमंद नीति और मजबूत बुनियादी ढांचे और बेहतर कानून व्यवस्था के साथ हर एक जरूरी चीजें मिलेंगी। गहलोत ने जहां आयोजित निवेश राजस्थान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 3 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जय में खुशहाली को मापने वाला हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ा। उन्होंने कहा कि सरकार की अनुकूल नीतियां, सड़क, बिजली, कुशल कामगार और बेहतर कानून व्यवस्था जैसे बेहतर बुनियादी ढांचे के कारण राज्य निवेश के लिए अनुकूल स्थलों में एक से एक है। गहलोत ने उद्योग जगत को अनुकूल नीतियों का भरोसा दिलाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी सरकार हो, उद्योग को भरोसेमंद नीतियां मिलेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान आज 23,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। राज्य में एक समय 3 से 4 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता थी तो आज 4,500 मेगावाट हो चुकी है। वहीं सौर ऊर्जा क्षमता भी 10,000 मेगावाट है। केंद्र सरकार ने देश के प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित के पत्र लिखकर उनसे अपना उत्तराधिकारी नामित करने का आग्रह किया। जस्टिस ललित 27 अगस्त को सीजीआई नियुक्त किए गए थे। सीजीआई ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। वे मात्र 74 दिन इस पद पर रहेंगे। नई सीजीआई की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र ने सीजीआई ललित को लिखा पड़ा। जस्टिस ललित 26 अगस्त 2022 को सीजीआई एनवी रमना के कार्यकाल पूरा होने के बाद देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। उनका कार्यकाल मात्र 2.5 महीने का है, जबकि उनके पूर्व सीजीआई का औसत कार्यकाल 1.5 साल रहा। केंद्र सरकार ने सीजीआई ललित को ये पत्र भेजा। सीजीआई के चयन की तय की प्रक्रिया अनुसार कानून मंत्री नए प्रधान न्यायाधीश को नामित करने के लिए वर्तमान सीजीआई को पत्र लिखेंगे। सीजीआई के पद पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश का चयन किया जाता है। वर्तमान में जस्टिस पीवीआई चंद्रचूड़ सबसे वरिष्ठ जज है, इसलिए उन्हें नई सीजीआई के रूप में नामित किया जा सकता है। दिल्ली के 2021-22 की आबकारी नीति मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद के करीब 3 दर्जन जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। दिल्ली के जोरबाग के एक शराब वितरक और इंडोस पेट्रिक ग्रुप के प्रबंध निर्देशक समीर महेंद्र की गिरफ्तारी के बाद से छापेमारी की जा रही है। आबकारी घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त आलवा गोपी कृष्णा, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर आरोपी है। इसके अलावा आरोपियों की लंबी लिस्ट जारी है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों ने मामला दर्ज किया हुआ है। मामले को लेकर ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता बरती गई, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था। हवाई यात्रा के दौरान भी पालतू कुत्ते और बिल्ली को साथ ले जा सकेंगे। इसकी शुरुआत भारत के सबसे नए एयरलाइंस अकासा एयरलाइंस करने जा रही है। कंपनी नवंबर के महीने से पालतू जानवर को साथ ले जाने की इजाजत देने वाली है। अकासा एयर ने पालतू कुत्तों और बिल्लियों को केबिन और कार्गो की अनुमति देने का फैसला किया। इसकी बुकिंग इस साल 15 अक्टूबर से शुरू होगी। पालतू जानवरों के साथ अकासा एयर ने पहली फ्लाइट 1 नवंबर को उड़ान भरने वाली। इसके अलावा कंपनी अगले कुछ हफ्तों के नए रूट की भी शुरुआत करने जा रही है। अकासा एयर साल 2023 के इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत करने की योजना बना रही है। अभी कंपनी के पास 6 विमान है और अगले साल मार्च के अंत तक 18 विमान हो जाएंगे। यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के बगल वाली शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में अदालत की सुनवाई टली। 11 अक्टूबर को शिवलिंग की जांच पर होगी सुनवाई। दोनों मामलों पर कोर्ट का अहम फैसला होगा। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान में मिले कथित को शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने को लेकर अदालत में आदेश दिया जाएगा। वहीं मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण भी कराया जाए या नहीं, इसे लेकर कोर्ट फैसला सुनाएगा। कोई भी चीज कितनी पुरानी है इसे पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग कराई जाती है। दिल्ली के एक विशेष अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता और कारोबारी विजय नायर को
2 हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेजा। सीबीआई ने उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में हुए कथित घोटाले के आरोप में 27 सितंबर को गिरफ्तार किया। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक नायर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची थी। अभियोजन पक्ष का दावा है कि इसकी मंशा सरकार को चूना लगाकर शराब निर्माताओं, इसके वितरकों को अनुचित और अवैध लाभ प्रदान कराने की नीति की वजह से दिल्ली सरकार को भारी नुकसान हुआ। इन आरोपियों ने विजय नायर का नाम 5वें नंबर पर है। सीबीआई का आरोप है कि विजय नायर के जरिए एक शराब फर्म के मालिक से रिश्वत ली गई थी। यह मामला आईपीसी और अन्य भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज किया गया। नगर निकाय चुनाव पर रोक के बाद बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने फिर से बिहार सरकार को घेरा। नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए सुशील मोदी ने हिदायत दी कि बिहार सरकार तुरंत आयोग गठित करे और फैसला ले। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि निकाय चुनाव में राजनीति आरक्षण देने के लिए सरकार अब बिना समय गंवाए विशेष आयोग बनाए और इस मुद्दे पर सारे पत्राचार सार्वजनिक करे ताकि सच जनता के सामने आए। सुप्रीम कोर्ट जाकर सरकार का समय बर्बाद ना करे। कोर्ट का फैसला केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। ईबीसी को मेयर बनाने के लिए रोकने के लिए नीतीश जिम्मेवार, तुरंत आयोग गठित करे। सुशील कुमार मोदी ने कोर्ट के फैसले के लिए लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने आईएजी और एसईजी की बात भी नहीं मानी। बिहार के वैशाली जिले में एक पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। यह पेट्रोल पंप जेडीयू के प्रदेशाध्यक्ष उमा कुशवाहा का बताया जा रहा है। घटना महानार स्थित महिंदवाड़ा के पेट्रोल पंप की है। बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने फायरिंग कर 15,000 रुपए से भरे बैग को लूट लिया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर हमले पहले तेल दिया गया, इसके बाद नोजल मैन के पास से जो रुपए का बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। मैनार थाना अध्यक्ष राजन कुमार पांडे का कहना है कि पेट्रोल पंप पर आए 3 की संख्या में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी की मदद से अपराधियों की पहचान की जा रही है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 1 करोड़ की नकदी जब्त की। दिल्ली में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आरोपी के आवास से 1 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की। ईडी ने संदिग्ध तौर पर अर्जित नकदी को किया गया जब्त। इस मामले में आगे की पूछताछ की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस नीति को अब वापस ले ली। इससे पहले ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के इस कथित मामले में एक बार फिर छापेमारी की थी। सूत्रों ने बताया कि ईडी के अधिकारी दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 स्थानों पर छापेमारी की। फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।